हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली पार्ट आपका थियोरेटिकल होने वाला है और एक या दो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर का बोर्ड्स के अंदर वेटेज आपका 7 मार्क्स और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है? यही है, सेमीकंडक्टर। इजीली आप 7 आउट ऑफ 7 भी स्कोर कर सकते हो, वरना 6 नंबर तो आपके पक्के हैं। और इसमें जो भी 3 से 4 टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन कंफर्म उठ के आता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होता है आपके पास मेटल या फिर कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ये हमने चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे हम वापस बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मेटल्स की। मेटल्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी के ऑर्डर की बात करूं तो याद रखना, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। कैसे? जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे -2 की जगह हो जाएगा 10⁻+2 और ये 10⁻+8 और यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है? और मेटल्स या कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होते हैं? पास होने देते हैं अपने अंदर से, जिनसे करंट पास करता है। क्या होने वाले हैं आपके पास? मेटल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके पास होने वाला है एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर आप बोलोगे कॉपर। ये सारे क्या है? मेटल्स है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। मामला क्या होने वाला? उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टिविटी का रेंज देखोगे तो यहाँ पे होने वाला है 10⁻+11 से 10⁻+19 ओम इंटू मीटर। तो आप कंडक्टिविटी क्या लिखोगे? 10⁻−11 टू 10⁻−19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बताओ क्लियर है? और ये करंट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते। यानी क्या होने वाला है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आने वाला है रबर, वुड, प्लास्टिक। ये आपके पास इंसुलेटर, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता, कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेमीकंडक्टर, और इसी को हमें डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट होने वाली है मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर के। यानी इंसुलेटर और जो आपके पास कंडक्टर है, मेटल्स है, इनके बीच की क्या होने वाली है? कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी होने वाली है। इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसके रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻5 टू 10⁻+6। 10⁻⁻5 से क्या होने वाला है? 10⁻+6 होने वाला है। और कंडक्टिविटी क्या होगा? यूनिट भी यहाँ पे ओम इंटू मीटर, और कंडक्टिविटी हो जाएगी +5 से 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्या करते हैं? दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जो पार्शियली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यानी लो टेम्परेचर पे तो ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एनर्जी इनको मिलेगी, तो ये क्या करेंगे? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो इसके अंदर the materials that can be used as transistor in semiconductor. Semiconductors are not conduct at low temperature. लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे दे स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है। और इनको हम ट्रांजिस्टर के अंदर भी यूज किया जा सकता है। यानी जिनको ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, टेम्परेचर मिलते ही वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आने वाला है, एक तो होगा जर्मेनियम और दूसरा होने वाला है सिलिकॉन या एक्सेट्रा। ये आपके पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। दोनों मटेरियल क्या होते हैं? आपके पास सेमीकंडक्टर होते हैं। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट हमें बात करना है, वो करना है एनर्जी बैंड डायग्राम। इस टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है।
एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने होते हैं मेटल्स का, इंसुलेटर्स का या सेमीकंडक्टर का, या फिर पूछा जाता है पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ, सीधा क्वेश्चन उठ के आता है और वहां पे लिखा हुआ आता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, कि आप जब टेम्परेचर दे रहे हो तो उस टाइम पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ पी टाइप या एन टाइप का, या फिर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है? देखो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपके पास एक बैंड होता है, इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक नीचे बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, ये आपके पास दो बैंड होते हैं, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड VB, और ये आपके पास होने वाला है कंडक्शन बैंड CB, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, EG से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहां पे आपके पास होने वाली ये होने वाली है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल। ये आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम जनरल बात कर रहे हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बता रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड। देखो वैलेंस बैंड किसी भी एटम का वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड होने पे बाहर निकलते हैं। कि आपके पास किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं वो एक्साइटेड होकर जिससे बाहर निकलेंगे, उस आउटर मोस्ट सेल को या ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। और वो एक्साइटेड होकर बाहर निकलने के बाद जिस जगह पे जाते हैं और वहां पे फ्रीली मूव करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यानी यहां से एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे आउटर मोस्ट सेल से, वैलेंस बैंड से, और वो कहां पे जाएंगे एक्साइटेड होके? जंप इनटू दी कंडक्शन बैंड, इसमें जंप करने वाले। ठीक है, और यहाँ पे वो फ्रीली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, यानी वो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। और इन दोनों के बीच का गैप है, उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। और याद रखना, जितना ज्यादा दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा, ठीक है, इसका मतलब हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि उस जो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। आया समझ में? तो ये आपके पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। याद रखना ये होने वाला है लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट का मतलब इसकी एनर्जी कम होने वाली है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, हाई एनर्जी स्टेट। ये एनर्जी गैप के क्या होने वाला है? नीचे होने वाला है, और ये एनर्जी गैप के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस भी देखते हैं। क्लियर है यहां तक? तो देखो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के अंदर, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होने वाली है? तो देखो वैलेंस बैंड स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम स्ट्रक्चर, कि जो भी आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी स्पेसिफाई करेगी। सेकंड, कंडक्शन बैंड होल्ड्स दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन बैंड उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है जो कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, कंडक्ट करते हैं। सेकंड आपके पास आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होने वाली है? वैलेंस बैंड की बिलो दी एनर्जी गैप, इसकी लोकेशन होगी अबाउट दी एनर्जी गैप। थर्ड हमारे पास आएगा एनर्जी स्टेट, तो ये लो एनर्जी स्टेट होंगे वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड क्या होंगे? हाई एनर्जी स्टेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ वैलेंस बैंड जब वो एक्साइट होंगे, ठीक है, और इससे क्या होने वाले हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर मूव इन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कंडक्शन बैंड जब वो एक्साइटेड होंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना वैलेंस बैंड या तो क्या होने वाले हैं? कंप्लीटली फिल्ड होने वाले हैं या पार्शियली फिल्ड होने वाले हैं, पार्शियली या फिर कंप्लीटली फिल्ड। पूरे खाली कभी वैलेंस बैंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो आपका थर्ड आउटर मोस्ट सेल है और वो पूरा खाली है, तो वो थर्ड आपका वैलेंस है ही नहीं, आउटर मोस्ट है ही नहीं, सेकंड आपका आउटर मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये या तो पार्शियली फिल्ड होंगे या कंप्लीटली फिल्ड होंगे। बट कंडक्शन बैंड क्या होंगे? या तो खाली पड़े होंगे या फिर पार्शियली फिल्ड होंगे, कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे स्पेस चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, बहुत सारा स्पेस होता है, ये कभी नहीं बढ़ते। क्लियर है यहां तक? ये आपके पास डिफरेंस। नेक्स्ट हमें क्या करना है? एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है कंडक्टर्स का, मेटल्स का,
इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। तो सबसे पहले तो देखो कंडक्टर या मेटल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपके पास मैंने यहां से यहां तक का पार्ट क्या कर दिया, ये ओवरलैप कर दिया, ये बीच में ये लाइन बना दी और ये ओवरलैपिंग करा दी। ये आपके पास देखना कि ये पोर्शन तो होने वाला ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है यहां से यहां तक का पोर्शन तो आपका वैलेंस बैंड होगा और यहां से यहां तक का पोर्शन आपका कंडक्शन बैंड होगा। यानी ये इतना पोर्शन वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन में भी है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस में है वो कंडक्शन में भी है। यानी बिना किसी एनर्जी के वैलेंस से कंडक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और एनर्जी गैप कितना होने वाला है? Eg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हो रहा है ओवरलैपिंग। बताओ, ये आपके पास मेटल्स का एनर्जी बैंड डायग्राम, और इस साइड पे आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या इलेक्ट्रॉन एनर्जी। क्लियर है? सेकंड हम बात करते हैं किसकी? इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर देखना कि इंसुलेटर कभी कंडक्ट नहीं करता। कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कभी इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तब तो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बट वो कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड इंसुलेटर का खाली पड़ा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते, देखो यहां पे हमने बात करी, ये क्या? कंडक्शन बैंड, CB लिख देते हैं इसको, और ये आपके पास वैलेंस बैंड। और दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? एनर्जी गैप की वैल्यू होने वाली है ग्रेटर देन, Eg की वैल्यू होने वाली है ग्रेटर देन 3eV। इससे ज्यादा एनर्जी, और इतनी एनर्जी हम इंसुलेटर जो होते हैं प्लास्टिक रबर इनको नहीं दे सकते। 3eV से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी देंगे वो खुद जल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एनर्जी नहीं दे सकते, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन में नहीं होंगे। यानी ये आपका क्या पड़ा रहेगा? एम्प्टी पड़ा रहेगा, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। और यहां पे हम किसकी बात करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी 3eV से कम चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, और इतनी एनर्जी हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ये कंडक्शन बैंड, यहाँ पे रहने वाला है ये वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होने वाला है वो होने वाला है लेस देन 3eV। 3eV से कम होगा, इतनी एनर्जी देंगे। तो देखो आप कितनी एनर्जी दे सकते हो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल आपका कैसा है। सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उनको हम एनर्जी 3eV से कम एनर्जी देते ही वो क्या होंगे? वैलेंस बैंड से उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये आपके पास इधर की तरफ आने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम आपको आना चाहिए, मेटल का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, और ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमें इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है डिटेल के अंदर। तो पहला हमारे पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट टाइप कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो नाम से पता लग रहा है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब जो भी सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जितनी भी चीजें सारी उसके इंटरनल है। मान लो आपने सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन का सारा मामला क्या है? उसका इंटरनल है, बाहर से कुछ भी उसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। बट एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होता है कि हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कि आपके पास जो भी इंटरनल है उसके अंदर हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। यानी आप बोल सकते हो कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर होते हैं, इसके अंदर जो भी होगा सब उनका इंटरनल मामला होगा, और ये आपके इम्प्योर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होने वाले हैं। कि प्योर के अंदर हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी दोनों में से? इंट्रिंसिक की या फिर एक्सट्रिंसिक की? तो देखो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इसके अंदर हमने इंप्योरिटी ऐड करी है,
कोई में एलिमेंट ऐड किया है, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। और ये हम लिख लेते हैं कि आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा किसकी होने वाली है, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? इंट्रिंसिक की सब इंटरनल होने वाला, प्योर होने वाला, एक्सट्रिंसिक की इम्प्योर होगा, उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इंट्रिंसिक की कम होगी। क्लियर है? दोनों की हमें डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। देखो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि दिस ए सेमीकंडक्टर दैट आर केमिकली प्योर, या इन अदर वर्ड्स फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। या तो केमिकली प्योर है या फिर इंप्योरिटीज से फ्री है, उसको हम बोलेंगे कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर इसके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो खुद डिसाइड करने वाला है, इंटरनली सब कुछ डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ इंप्योरिटीज। कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ होल्स होने वाले हैं, वो सब कौन डिसाइड करेगा, मटेरियल खुद डिसाइड करेगा, इंप्योरिटीज डिसाइड नहीं करेगी। बट एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन डिसाइड करने वाला है, इंप्योरिटीज डिसाइड करने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पे इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको बोला जाता है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर। देखो इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। जब इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं डोप्ड। तो यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला गया, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। क्लियर है? या फिर आई टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो देखो आपके पास सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है कौन कौन से। पहला हमारे पास आया था सिलिकॉन और दूसरा आया था जर्मेनियम। यार इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसका एटॉमिक नंबर होगा 32। इसका हम क्या निकालते हैं, हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका होने वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यानी आपके पास आउटर मोस्ट सेल होने वाला है थर्ड, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 4। देखो 2 और ये 8, 10 और 4 14 आपके पास हो गए। यानी इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। क्लियर है? जर्मेनियम में देखोगे तो जर्मेनियम में भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। क्या आने वाला है, 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6, आपके पास 4s2 या फिर 3d पहले लिख लो, हमें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट देखना है। तो यहाँ पे 3d10 मैंने यहाँ पे लिख दिया 4s2 और ये 4p2। यानी आपके पास आउटर मोस्ट क्या होने वाला है, 4th होने वाला है। 4s2 पहले लिखूंगा तब भी उसमें आउटर मोस्ट 4th होने वाला है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? हमें ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसका 3rd ऑर्बिट आउटर मोस्ट है और जर्मेनियम का 4th ऑर्बिट आउटर मोस्ट है, और दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी दोनों के दोनों कैसे एलिमेंट है, दोनों के दोनों टेट्रावेलेंट है। कैसे एलिमेंट है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? अब ये आपके हम बात करने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर की। प्योर का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो अगर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन लिया तो सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के एटम होने वाले, या फिर सिर्फ जर्मेनियम लिया तो जर्मेनियम के एटम होने वाले, कोई बाहर का दूसरा एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है? तो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन का छोटा सा लेटिस ले लिया, टुकड़ा ले लिया। अब आपके पास आप देखोगे एक सिलिकॉन, 1 ग्राम सिलिकॉन लोगे तो उसमें भी अप्रोक्स 10 की पावर 22 23 नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं सिलिकॉन का। मैंने इस तरीके से लिया और इसके अंदर सिलिकॉन के बहुत सारे क्या है, एटम्स है। तो ये हमने इसका एक लेटिस बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, इसका एक सिलिकॉन का लेटिस, और सिर्फ सिलिकॉन के एटम होने वाले हैं। बहुत ज्यादा है, हम तो छोटा सा बस बना के समझ लेंगे इसको। ये आपके पास सिलिकॉन का हमने लेटिस बना लिया। हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर एक के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये 1, हर ये 2, ये 3 और ये 4।
इसमें भी कितने होने वाले हैं? 4। ये देखो, हर सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बट स्टेबिलिटी के लिए हर एक एलिमेंट अपना क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करता है। हर एटम क्या करता है? अपना ऑक्टेट पूरा करता है। हर एटम एक ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहां पे देखो, इसके पास 4 है आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इसको क्या करने पड़ेंगे? 4 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या 4 डोनेट करने पड़ेंगे, और दोनों में ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअल में ये क्या करेंगे? ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग के साथ क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक ये इस तरीके से, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऊपर जो सिलिकॉन होगा उसके साथ बनाएगा, ये इधर वाले के साथ। ऐसा करके सारे के सारे अपने नेबरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और हर एक का यहाँ पे भी एक आपके पास क्या आने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये देखो, इस तरीके से अपने नेबरिंग के साथ ये इधर इस तरीके से ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो हर एक सिलिकॉन एटम के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, यानी उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अभी ये जो पूरा का पूरा लेटिस है वो बिहेव कर रहा है इंसुलेटर की तरह। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे अपने आउटर मोस्ट सेल में बैठे हुए हैं, वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले होगा क्या? जैसे ही हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करते ही वो क्या होंगे? एक्साइटेड होके यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस पे चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे होल बन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा होल पे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ होल बन जाएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके बाहर निकलेंगे उतने के उतने होल्स बनने वाले हैं। समझ में आ? और यहाँ पे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो फ्री जगह है ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उनके पास एनर्जी भी है, एक्साइटेड होके आ रहे हैं, उनके पास एनर्जी भी है, यहाँ पे वो फ्रीली मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट आएगा, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। आया समझ में? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले कंडक्शन बैंड में आएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे उतने के उतने क्या बनने वाले? होल्स बनने वाले हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे नेगेटिव आएगा उतना का उतना पॉजिटिव आएगा। तो आप बोल सकते हो कि लेटिस का नेट चार्ज कितना है? 0। पहली बात तो नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है। नेट चार्ज ऑफ लेटिस विल बी 0। और मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो दोनों इक्वल है, तो दोनों ही मेजॉरिटी में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? एक पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले नोट करके क्या लिखेंगे? कि नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इस तरीके से लिख देते हैं, नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स के। दूसरा, नेट चार्ज ऑफ लेटिस, लेटिस का जो नेट चार्ज होगा क्या हो जाएगा? विल बी 0। और मेजॉरिटी क्या होने वाले हैं?
मेजॉरिटी में कौन होंगे? दोनों ही होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ समझ में आ रही है कि हमारे पास सिलिकॉन था, सब कुछ सिलिकॉन एटम है, सारे के सारे प्योर है। कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इन्होंने नेबरिंग के साथ। जैसे ही टेम्परेचर दोगे, जब टेम्परेचर देने से पहले टेम्परेचर जब 0 था तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर 0 से बढ़ाओगे तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे तो आपके पास ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये आपके पास 3 पॉइंट। इसका बनाते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर वही सेम कहानी। ये आपके पास होने वाला है क्या? कंडक्शन बैंड CB। ये होने वाला आपके पास वैलेंस बैंड। और यहां पे हम बात करेंगे किसके? दोनों के बीच का एनर्जी गैप। और हमें यहां पे एनर्जी गैप लिखना है क्या? कि जो एनर्जी गैप होने वाला है 1.1 EV होगा। किसके लिए? सिलिकॉन लेटिस के लिए। सिलिकॉन के लिए 1.1 EV। और जर्मेनियम के लिए एनर्जी कम चाहिए। कितनी चाहिए? 0.72 EV चाहिए। कितनी चाहिए? 0.72 EV चाहिए। क्यों जर्मेनियम के लिए कम क्यों चाहिए? तो देखो जर्मेनियम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4th, सिलिकॉन में क्या है? 3rd न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, यानी ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन्स के साथ। बट इसमें 4th है तो 4th थोड़ा सा क्या है? सिलिकॉन के कंपैरिजन में क्या है? वीकली बाउंडेड है, इसलिए उसको कम एनर्जी पे वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है? T बराबर 0 का डायग्राम पूछा जाए तो कंडक्शन बैंड रखना खाली। बट T0 का डायग्राम जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे कंडक्ट वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, कुछ होल्स दिखाने हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ पे दिखाने हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर। कि हमने टेम्परेचर दिया और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। और ये क्या होने वाला है? एनर्जी गैप। इधर हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन एनर्जी की। बताओ समझ में आया नहीं? ये आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर है? सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। हर कुछ नहीं डालना, कचरा नहीं डालना कि आपने कोई भी एलिमेंट उठाया और उसके अंदर डाल दिया। कुछ स्पेसिफिक इंप्योरिटी जो कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वो एलिमेंट, वो मेटल्स हम क्या करेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। यानी इसके डेफिनेशन क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर सेमीकंडक्टर्स दैट आर डोप्ड विथ, डोप्ड का मतलब ऐड करना, इंप्योरिटी ऐड करना, डोप्ड विथ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज। स्पेसिफिक इंप्योरिटीज डोप की हुई होगी, उनके अंदर ऐड की जाएगी, और द इंप्योरिटी क्या करेगी? मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर देगी, ठीक है, एंड मेक इट मोर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। कि उसकी कंडक्टिविटी, इंप्योरिटी ऐड करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वो और ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। किसके लिए? डायोड में यूज करने के लिए या फिर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है या फिर डोप्ड बोला जाता है। उसको प्योर या फिर अनडोप्ड बोला जाता था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके अंदर 2 डेफिनेशन और है। पहली डेफिनेशन आपके पास है डोपिंग। डोपिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। और डोपिंग के अंदर जिन एलिमेंट्स का, जिन एटम्स का हम यूज करते हैं, उन एटम्स को पता क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है डोपेंट। कि जो एटम्स हम यूज करेंगे इंप्योरिटी की फॉर्म में, उनको हम बोलेंगे डोपेंट। द एटम्स दैट आर यूज्ड एज एन इंप्योरिटी आर नोन एज डोपेंट। क्लियर है? कौन कौन से डोपेंट यूज किए जाते हैं एक्सट्रिंसिक के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो 2 टाइप के डोपेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला टाइप हमारे पास है ट्राइवेलेंट एटम्स। ट्राइवेलेंट एटम्स कौन से होंगे? जिनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द एटम्स विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सच एज कौन कौन से? इंडियम, एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन। ये याद कर लो, एग्जांपल बहुत काम आते हैं, बहुत बार डायरेक्ट इन पे एमसीक्यू आता है, केस स्टडी में आ जाता है। कौन कौन से? इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। ठीक है। बहुत सारों के दिमाग में आता है कि नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्यों नहीं ऐड किया गया? तो नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम मेटल्स ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपके पास क्या होने वाले हैं, यही तीनों इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट एटम्स। ठीक है, सेकंड हम कौन से ऐड कर सकते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके एग्जांपल फिक्स है कौन कौन से, आर्सेनिक, फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। और इनके सब में क्या होने वाले हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। बताओ, क्लियर है? तो दो तरीके के डोपेंट यूज किए जाएंगे, ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। और यहीं से हमें पता लगेगा टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पहला आता है आपके पास पी टाइप, दूसरा आता है आपके पास एन टाइप। पी टाइप, देखो हमें इंप्योरिटी ऐड करनी है और इंप्योरिटी से ही पता लगेगा कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बना है, कौन से टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है। दो टाइप की इंप्योरिटी थी, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। सबसे पहले ट्राइवेलेंट की, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप क्या करते हो, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो वो बन जाएगा पी टाइप। ठीक है, और अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा, एन टाइप। ऐसे याद रख सकते हो, पी से पेंटा होता है, उल्टा लेना है कि पी में ट्राई और एन में पेंटा। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है किसमें, किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो भी सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्लियर है? ये हम वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन लेटिस है, यहां पे आपके पास एक प्योर सिलिकॉन लेटिस है, ये यहां पे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। यहां पे भी आपके पास सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन लेटिस है, प्योर है। ठीक है, सारे सिलिकॉन एटम थे, प्योर था। इस प्योर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिलिकॉन की जगह हम क्या कर देते हैं कि इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। कौन सी, ट्राइवेलेंट। कौन सी इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के अंदर मान लो मैंने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम, तो ये जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप बनेगा। कि प्योर के अंदर ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो होने वाला क्या है, यहां से समझना कि आपके पास हर एक सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन क्या है, टेट्रावेलेंट है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो सारे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के हमने 4-4 इलेक्ट्रॉन सब में बना दिए। अब इस एल्यूमिनियम के पास देखोगे तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, देखो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक यहां पे खाली जगह रह जाएगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन होता तो वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता, बट यहां पे क्या रह जाएगी, एक वैकेंसी रह जाएगी जिसको हम होल बोलेंगे। ठीक है, बट इसके ऊपर एल्यूमिनियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है। देखो इसको समझेंगे, पहले मैं इधर के ये बना देता हूं सारे, ये तो आपके नेबरिंग के साथ इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। कोई रह तो नहीं गया, बन गए सारे। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास सारा का सारा अच्छे से बन गया। ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया, क्यों, क्योंकि यहां पे खाली जगह पड़ी है। एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी है। ठीक है, और वैकेंसी है पर एल्यूमिनियम पे चार्ज अभी भी 0 है। यहां पे होल का मतलब क्या है, ये आपके पास एक्स्ट्रा होल होने वाला है, एक्स्ट्रा होल। और इस होल की वजह से ये होल क्या करेगा, आपका चार्ज कैरियर बनने वाला है। यानी अगर आप देखोगे इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे मूव करेगा तो यहां पे होल आ जाएगा, मतलब हमेशा क्या होने वाला है, होल तो एक्स्ट्रा रहने वाला है।
ठीक है, कि आपके पास आउटर मोस्ट सेल में सबके इलेक्ट्रॉन थे, फिक्स थे, सिलिकॉन के पास 4 थे, एल्यूमिनियम के पास 3 थे। तो एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंसी पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है, और ऐसे हमने बहुत सारे एल्यूमिनियम ऐड किए हैं। अप्रोक्स कितने किए जाते हैं? 1:10⁶ का रेशियो होता है अप्रोक्स, कि 10⁶ में एक इंप्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, तो 10⁶ में तो अगर आप 1 ग्राम भी ले रहे हो सिलिकॉन का, तो उसके अंदर अप्रोक्स 1 ग्राम के अंदर पे आप निकालोगे कैसे? आपको निकालना पड़ेगा गिवन मास 1 ग्राम अपॉन में मोलर मास इंटू Na भी तो करोगे, मोलर मास इंटू Na करोगे, और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी अगर मैं इसको सबको नेग्लेक्ट भी करूं तो 10⁻23 का ऑर्डर तो पड़ा है आपके पास। अब 10⁻23 को 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो 10 कितना आने वाला है? 17। यानी अगर हम 16 में माने तो 10⁻16 नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड होने वाली है। तो 10⁻16 नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने वाले। समझ में आ? तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, अब वापस से इससे समझना कि एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक वैकेंसी एक्स्ट्रा होल पड़ा रहेगा। इस होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, ये होल आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने वाला है, चार्ज कैरियर होने वाला है, ये करंट प्रोड्यूस करेगा, कंडक्ट करवाएगा इसको। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ होल आ जाएगा, यानी होल आपका क्या है? चार्ज कैरियर है, होल हमेशा एक्स्ट्रा रहने वाला है। पहली चीज यहाँ पे देखना आपने, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटेंगे, प्योर जितना तो ये कंडक्ट करेगा ही करेगा, और ये जो आपके पास होल है और इसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं बना पाया, ये क्या करेंगे? कंडक्टिविटी प्योर से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, प्योर से भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? दूसरी चीज यहां पे नोट करके लिखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ होल्स क्या होने वाले हैं? ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पहली बात। दूसरी चीज देखो, चार्ज तो जीरो ही रहेगा। चार्ज जीरो कैसे? कि मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ आया तो यहाँ होल बच गया, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम पे तो पहले से कोई चार्ज नहीं था। या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ होल बच जाएगा, तब भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेट चार्ज तो अगेन क्या बनने वाला है? जीरो ही बनने वाला है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे होल का पॉजिटिव आएगा, तो नेट चार्ज क्या रहेगा? लेटिस का हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे जब वैकेंसी थी तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सिलिकॉन पे कोई चार्ज नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल बनेगा, तो होल पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? क्या रहने वाला है? जीरो। किसका? नेट चार्ज ऑफ लेटिस। और थर्ड हमारे पास मेजॉरिटी किसकी होगी? होल्स की होगी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होने वाले हैं? और होल्स। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज की बात ध्यान रखना, एनर्जी बैंड डायग्राम में आएगा यूज इसका, कि आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन ये था जो बॉन्ड नहीं बना पाया, और एक इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड के अंदर बैठा हुआ है। जो बॉन्ड नहीं बना पाया, इसको एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए होगी, किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड वाले के कंपैरिजन में, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये थोड़ी कम एनर्जी पे कंडक्शन में चला जाएगा, और इसको पूरी की पूरी प्योर जितनी एनर्जी चाहिए, जो प्योर में चाहिए थी उतनी की उतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो देखो इसका क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, या उससे पहले देखो इसकी वर्किंग देखना। व्हेन ए tetravalent atom such as silicon or germanium is doped with a trivalent impurity such as aluminium, boron, indium, etc. The dopant atom has one less electron. dopant के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा than the surrounding atom of silicon or germanium. या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है। Thus the fourth atom of tetravalent atom is free. यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन उसका क्या होने वाला है? फ्री होने वाला है। एंड ए होल और वैकेंसी इज जनरेटेड इन ट्राइवेलेंट एटम, और ट्राइवेलेंट एटम के अंदर एक होल या फिर वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, और वही होल्स क्या होने वाले हैं? आपके चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं। और इन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? और इसको हम बोला जाता है, देखो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास खाली जगह पड़ी है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भाई 6 तो पहले से ये 7 है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो 8 हो जाते। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने अभी भी बता रहा हूं, इनको जो बॉन्ड नहीं बना पाए, इनको एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए, किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड में जो बैठे हुए हैं।
बॉन्ड वालों को बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, देखो, और ये आपके पास पी टाइप का है एनर्जी बैंड डायग्राम। ये आपके पास कंडक्शन बैंड होने वाला है, ये आपके पास वैलेंस बैंड होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे हमें एक लेवल बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे फर्मी लेवल। इस फर्मी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, इस फर्मी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे जो बॉन्ड वैकेंसी की वजह से, होल्स की वजह से बॉन्ड नहीं बना पाए, इसको हम बोलेंगे फर्मी लेवल। आधे इधर हो जाएंगे और आपके पास हाफ हाफ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे होल बन जाएगा इसकी वजह से, ये जैसे ही ऊपर जाएगा होल, यहाँ पे हम इस तरीके से शो करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स। क्लियर है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो गैप होगा, ये गैप आपके पास होने वाला है इतना सा, ये होने वाला है 0.045 या 0.05 ले सकते हो आप ईवी। किसके लिए? ये होने वाला है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए थोड़ा कम होगा, 0.01 होने वाला है ईवी। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए, ठीक है। और पूरा आपको टोटल तो आपको पहले से पता है प्योर में टोटल कितना लगता है 1.1 ईवी और 0.72 ईवी। तो यहां से अगर आप देखोगे आपको पूरा टोटल पता है, आपको इतना सा पता है, तो ये गैप भी तो आप निकाल सकते हो। कितना? 1.1 में से 0.045 या 0.05 माइनस कर लो, या फिर 0.72 में से 0.01 माइनस कर लो। ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। और दूसरी चीज ध्यान रखना, कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम डायग्राम कौन सा बना रहे हैं? T>0, मतलब हमने टेम्परेचर दिया है। ये आपके पास डायग्राम बनने वाला है। और यहाँ पे जो फर्मी लेवल होगा वो किधर होगा? वैलेंस बैंड के पास में होने वाला है। फर्मी लेवल होगा क्या? द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैरियर्स बिकम्स हाफ। ये आपके पास पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम। क्लियर है? एन टाइप के अंदर यही जो फर्मी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के पास बन जाएगा। क्यों बन जाएगा उसकी बात करते हैं। सेकंड हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप में हम क्या करते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। एन टाइप में हम क्या करने वाले हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं। कि पेंटावेलेंट कोई भी इंप्योरिटी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप होने वाला है। देखो डेफिनेशन, व्हेन ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन सेमीकंडक्टर इज सो फॉर्म्ड आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। डोनर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है उसकी बात करते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं फिर ये वर्किंग। देखो आपके पास होगा क्या? ये सिलिकॉन लेटिस है, या सिलिकॉन की जगह आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। मैंने सिलिकॉन लेटिस बनाया। ठीक है, इस सिलिकॉन लेटिस के अंदर मैंने यहां पे एक इंप्योरिटी ऐड कर दी और वो पेंटावेलेंट यानी मैंने एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? तो मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है किसी प्योर में तो वो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। ट्राइवेलेंट ऐड करता पी टाइप बन जाता, तो ये एन टाइप बन गया। इसके अंदर होगा क्या? हर एक सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है सबके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 4 है, यहां पे भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, और इस फॉस्फोरस के पास अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 5 होने वाले हैं। तो देखो होगा क्या एक्चुअल में? होगा क्या कि 4 इस फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये एक ऐसा का ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। ठीक है, और बाकी तो अपने नेबरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने ही वाले हैं। वो तो आपके पास प्योर जितना काम तो होने ही वाला है।
देखो कोई रह तो नहीं गया, ये रह गया है, क्या बात है, कोई दिक्कत यहां तक। ये जो आपके पास एक बचा है ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको क्या करेगा, इसके कंडक्ट करवाएगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, प्योर से ज्यादा करेगा। वहां पे एक्स्ट्रा होल कर रहा था पी टाइप में, होल्स मेजॉरिटी में थे, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर आपने 10 की पावर 16 नंबर ऑफ इंप्योरिटीज अगर आपने ऐड करी है तो 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने वाले। क्लियर है? तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरी चीज समझना कि इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इस फास्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 और एक 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 ही होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट से ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, इसको बहुत ही कम एनर्जी पे बाहर निकाल देंगे। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस आउटरमोस्ट सेल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। बहुत वीकली बाउंडेड है वो अपने पेरेंट एटम के साथ, बहुत कम एनर्जी पे कहां पे आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये खुद कौन सा टाइप बनेगा, ये बनने वाला है डोनर टाइप। डोनर टाइप क्यों, क्योंकि वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी पे कहां पे आने वाला है, ये कंडक्शन बैंड में यहां पे आएगा, तो यहां नेगेटिव, तो यहां होल बन जाएगा पॉजिटिव। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास था फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस पे चार्ज नहीं था, बट जैसे ही ये निकलेगा यहाँ पे फास्फोरस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे कंडक्शन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेट चार्ज कितना, 0। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और प्योर जितना तो ये कंडक्ट करना ही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना ही है, यहाँ पे होल बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज 0। तो प्योर तो जितना तो कंडक्ट करेगा ही करेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास नोट करके 3 पॉइंट पता लग रहे हैं हमें। पहला तो यही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स से। दूसरी चीज, नेट चार्ज ऑफ लैटिस क्या होने वाले हैं, विल बी 0। और मेजॉरिटी कौन होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कौन होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास होने वाला है। बताओ कोई दिक्कत? इसके अंदर देखो वर्किंग में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, व्हेन ए टेट्रावेलेंट एटम सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद ए पेंटावेलेंट एटम, इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सिलिकॉन एटम। कि किसी सिलिकॉन एटम के क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या एटम ऐड करेंगे, तो वो पेंटावेलेंट एटम क्या करेगा, अपनी पोजीशन उसके अंदर बना लेगा। फिर क्या होने वाला है, द 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पेंटावेलेंट एटम बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स एंड फिफ्थ वन रिमेन वीकली बाउंड टू द पेरेंट एटम। ये क्या कर रहा है कि जो पेंटावेलेंट के अंदर 5 है, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द 5th इलेक्ट्रॉन फ्री इज वेरी लेस। और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए क्या होने वाला है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि वो पेरेंट एटम के साथ बहुत वीकली क्या रहने वाला है, बाउंडेड रहने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत कम चाहिए, एंड द इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। सच सेमीकंडक्टर आर टर्म्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सिंपल सी कहानी कह रहा है कि आपके पास इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा, 5th होगा, वो अपने पेरेंट के साथ वीकली बाउंडेड होगा। इसको बाहर निकलने के लिए बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो वो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में मूव करेगा और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात करते हैं किसकी, एनर्जी बैंड डायग्राम की। इतना सा चेंजेस आने वाला है पी और एन के अंदर कि पी में जो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास में था, एक्सेप्टर लेवल, वो डोनर लेवल आपके पास इस बार कंडक्शन बैंड के पास में बनने वाला है। तो यहाँ पे हम बनाते देखो इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कंडक्शन बैंड होने वाला है, ये आपके पास वैलेंस बैंड होने वाला है, और ये लेवल मैंने यहां पे बना दिया। और ये जो गैप होगा, जितना वहां पे नीचे होगा उतना उतना यहां पे ऊपर हो जाएगा। कितना, 0.045 EV, और ये 0.01 EV। ये ऊपर सिलिकॉन के लिए, नीचे जर्मेनियम के लिए। ये गैप भी वहां पे जितना था उतना का उतना हो जाएगा, कितना,
1.1 माइनस 0.045 eV और 0.72 माइनस 0.01 eV, ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। ये आपके पास फर्मी लेवल होगा, इस फर्मी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डोनेट करने वाले, वो यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ होल्स होंगे, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ पे दिखाने हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि डायग्राम कौन सा होने वाला है, T ग्रेटर देन 0, T बराबर 0 पे कंडक्शन बैंड खाली रखेंगे, बट यहाँ पे ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स T ग्रेटर देन 0 पे हमने शो कर दिया कि कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं टेम्परेचर देने पे। ये आपके पास फर्मी लेवल होगा और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी। या फिर डोनर लेवल ये होने वाला है। ये आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा एन टाइप, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, पी के अंदर मेजॉरिटी होल्स होंगे, एन में मेजॉरिटी क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, क्लियर है। और दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम, पांचों एनर्जी बैंड डायग्राम आपको आने चाहिए, मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, पांचों डायग्राम, ठीक है। और आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक और बात करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, पूरा पढ़ने के बाद बात कर रहे हैं पी और एन में। देखो पी में मेजॉरिटी है होल्स, एन में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कंडक्ट करते हैं, तो कंडक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एन में, तो एन वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्यादा किसकी होने वाली है, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ये आपके पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर खत्म। अब आगे इस चैप्टर के अंदर आपके 3 ही टॉपिक बचने वाले हैं। आपका पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने को हम बाइसिंग बोलते हैं, और रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की, और पीएन जंक्शन डायोड, ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, और ये एक ही न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में गिवन है, ठीक है। और लास्ट ईयर 2025 के जो पेपर में इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, टफेस्ट पेपर जो आप बोलते हो, उसके अंदर इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आया था, तो उसकी बात करते हैं। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है और उसके अंदर कितने एटम्स है, पर मीटर क्यूब के अंदर 5 × 10⁻28 एटम्स है, ठीक है। यानी यहाँ पे इन्होंने नंबर डेंसिटी दे रखी है एटम्स की, ठीक है। इट इज डॉप्ड बाई 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। यानी ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने 1 ppm का मतलब हुआ 1 पार्ट पर मिलियन, कि 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स में हमने एक इंप्योरिटी ऐड करी है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 5 × 10⁻28 एटम्स है पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो हमें कितने नंबर ऑफ डोपेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कितनी इंप्योरिटी हमने ऐड करी है, उनकी डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं कि भाई आपके पास 10⁻6 में एक ऐड करेंगे तो इस टोटल नंबर जितने भी एटम्स है हमारे पास पर मीटर क्यूब में, इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर डेंसिटी आ जाएगी डोपेंट्स की, कि इतनी इंप्योरिटी हमने ऐड करी है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब, या मीटर की पावर -3। देखो ये एक ही क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर के अंदर, एक ही न्यूमेरिकल है पूरी एनसीईआरटी के अंदर, और इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला आपके पास क्या होने वाला है, फॉर्मूला आपके पास होता है Ne × NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहने वाला है, Ne × NH बराबर Ni का स्क्वायर। यहाँ पे Ni देखोगे तो Ni क्या होने वाली है, ये नंबर डेंसिटी होने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम में। ये होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स
पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे। और यहाँ पे आपके पास Ni जो होती है वो होती है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको गिवन आएगी, जैसे यहाँ पे गिवन है 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर की पावर -3। तो Ni क्या होने वाला है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। Ni हमें गिवन है, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है, एक चीज देखना, पेंटावेलेंट के अंदर होता क्या, पेंटावेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है एक इंप्योरिटी में, एक इंप्योरिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो जितनी इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे, जितने हम डोपेंट ऐड करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमें Ni की वैल्यू भी यहां से हम निकाल सकते हैं। तो Ni पता हो जाएगा, Ni हमें गिवन है, NH निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, डोपेंट्स की डेंसिटी निकालते हैं। यानी आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डोपेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, कैपिटल ND लिख दो या स्मॉल ND लिख दो। कैसे निकालोगे, ये कह रहा है एक डोपेंट हमने ऐड किया 10⁻6 के अंदर, 1 मिलियन के अंदर 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स होंगे, उसके अंदर एक इंप्योरिटी ऐड करेगी, करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे 5 इंटू 10⁻28 में कितने ऐड होंगे, तो 5 इंटू 10⁻28 को हम डिवाइड कर देते हैं 10⁻6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कितने डोपेंट हमने ऐड किए हैं। तो ये होने वाले हैं 5 इंटू 10⁻22, क्योंकि 10⁻6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इतने हमारे पास क्या होने वाले हैं, एटम्स होने वाले हैं जो हमने डोपेंट ऐड किए हैं पर मीटर क्यूब के अंदर, एटम्स पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। यानी अगर आप देखो कि इतने एटम्स, इतनी इंप्योरिटी ऐड हुई है, तो जितनी इंप्योरिटी ऐड हुई है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। यानी यहाँ पे आपके पास Ne की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, यही होने वाली है 5 इंटू 10⁻22 आपके पास पर मीटर क्यूब के अंदर। Ne आ गया, Ni हमें गिवन है, NH निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स तो पता लग गए पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले से NH जब निकालोगे तो क्या करोगे, Ni का स्क्वायर अपॉन में Ne। बताओ क्लियर है। यहाँ से अगर आप देखो Ni का स्क्वायर तो कितना है, Ni तो हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आने वाला है 5 इंटू 10⁻22। बताओ क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका तो 1.5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2.25, 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5 इंटू 10⁻22 से, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास ये आने वाला है, देखो 0.420 का, और ये आपके पास 5 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 10, या फिर आप बोल सकते हो 4.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले पर मीटर क्यूब के अंदर। ये आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स आने वाले हैं, सॉरी ये नंबर ऑफ होल्स होंगे और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी पर मीटर क्यूब के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ तो N टाइप ऐड किया गया है, अगर P टाइप ऐड किया होता तो जितने डोपेंट हम ऐड करते उतने के उतने क्या होते, होल्स होते। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते, डोपेंट्स यानी जो भी इंप्योरिटी ऐड करी है, एटम्स ऐड कर गए, उनके नंबर निकालते, नंबर डेंसिटी निकालते, ठीक है। जितने नंबर डेंसिटी उनके होते उतने ही होल्स एक्स्ट्रा होते P टाइप में, और N टाइप में क्या होते, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते। P टाइप होता तो हमें NH गिवन आता, NH हम निकालते, Ni गिवन आता, Ne निकल जाता। N टाइप के अंदर क्या होगा, Ne हम निकाल लेंगे, Ni गिवन है, NH आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है पीएन जंक्शन डायोड। देखो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है कि एक P टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, P के अंदर मेजॉरिटी होल्स होते हैं, दूसरा N टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो जो भी अरेंजमेंट बनने वाला है वो पीएन जंक्शन डायोड होगा। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए P टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड विद N टाइप सेमीकंडक्टर दिस अरेंजमेंट सो फॉर्म इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास इस तरीके से ये आपके पास एक P टाइप सेमीकंडक्टर है और यहां पे ये आपके पास एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। ये P है और ये क्या है, N है। P के अंदर मेजॉरिटी के अंदर क्या होने वाले हैं, P में मेजॉरिटी में होने वाले होल्स, इस तरीके से होल्स बनाए, और यहां पे N के अंदर मेजॉरिटी के अंदर क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास 2 टर्मिनल डिवाइस होने वाला है, 2 इलेक्ट्रोड होने वाले हैं इसके अंदर, और ये जो बीच में लाइन है इसको हम बोलते हैं जंक्शन ज्वाइन कराने वाली लाइन। क्लियर है। एक P टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक N टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को ज्वाइन करा दिया। P में होल्स है मेजॉरिटी के अंदर, N में इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी में। होगा क्या कि इन P के होल्स को N के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे,
और n के इलेक्ट्रॉन्स को p के होल्स अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स n से p की तरफ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन होल की जगह जाके बैठ जाएगा और उधर कहाँ क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन आगे जाके बैठ गया इस जगह पे, इस पी के अंदर इस होल की जगह इलेक्ट्रॉन आगे बैठ गया तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, यानी वहां की वैकेंसी खत्म हो जाएगी तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के बीच में एक लेयर फॉर्म नहीं हो जाएगी, उस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और जैसे ही लेयर फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड होने वाला है, ये मैंने बताया, ये बीच में एक लेयर बना दी, ये पी है, ये एन है, पी के अंदर मेजोरिटी के अंदर होल्स होने वाले हैं, एक आध माइनॉरिटी का हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। एन के अंदर मेजोरिटी के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, और एक आध माइनॉरिटी का हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी कि एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, एन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था, लूज कर रहा था, और पी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। तो पी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। इतना नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा कि और आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, आने नहीं देगा। यहाँ पे देखो कि एन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। समझ में आया कि एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो पी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आता जाएगा। पी एन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव आता जाएगा। जब तक ये पूरी लेयर नहीं बन जाएगी तब तक तो उनका मूवमेंट होता रहेगा, और जैसे लेयर फॉर्म होगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करना बंद कर देंगे, ठीक है। क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी और इस डिप्लीशन लेयर का क्या होने वाला है, एक पोटेंशियल आ जाएगा। इस डिप्लीशन लेयर का क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल आ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास तो इतना पोटेंशियल है नहीं कि इस बैरियर को क्या कर दे, ओवरकम कर दे, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, मूव करना बंद कर देंगे। समझ में आ कि पी और एन को ज्वाइन कराया तो एन से इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ और पी से होल्स एन की तरफ जाएंगे, उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक एक लेयर फॉर्म नहीं हो जाएगी। उस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था तो उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और पी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा था तो उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आने वाला है। और जैसे ही लेयर फॉर्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स करना मूव करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा, यानी एक डेफिनेट पोटेंशियल चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इस लेयर को क्रॉस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। बताओ क्लियर है। ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर सिंबल आपके पास इस तरीके से बनने वाला है। ये डायोड का सिंबल होता है, ये तो सबको पता होगा आपको, ये इस तरीके से, ये होगा P और ये होने वाला है N। ये पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर है। इसके अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कौन सी दो प्रोसेसेस होती है। देखो दो प्रोसेस कौन सी हुई, जैसे ही दोनों को ज्वाइन कराया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होने वाला है, ड्रिफ्टिंग होने वाली है। और दूसरा क्या हुआ उनका, डिफ्यूजन। कि दो प्रोसेस होने वाली है, पहली होगी ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स और दूसरा क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो इसकी थ्योरी की बात करते हैं। इसके अंदर थ्योरी क्या होने वाली है कि इन पीएन जंक्शन डायोड होल्स फ्रॉम पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल्स इन पी साइड। कि पी के होल्स को एन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे और एन के इलेक्ट्रॉन्स को पी के होल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन दिस वे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम एन साइड एंड पी साइड स्टार्ट्स। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। दिस डिफ्यूजन टेक प्लेस टिल ए लेयर इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, which is called डिप्लीशन लेयर। आपको डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन पूछ ले अगर पीएन जंक्शन डायोड में, तो आपको सिंपल लिखना है कि इन पीएन जंक्शन डायोड ए लेयर इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आगे देखोगे एज पी
इज लूजिंग होल्स एंड N इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। P तो क्या कर रहा है, होल्स लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो होल की जगह इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, ठीक है। और Pn जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो P के ऊपर तो नेगेटिव आएगा पोटेंशियल और N पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव पोटेंशियल आने वाला है, और वही डिप्लीशन लेयर है। इसके बाद आता है नाउ इफ एनी होल वांट्स टू जंप फ्रॉम P टू N, कि कोई होल P से N जाना चाहता है या इलेक्ट्रॉन N से P आना चाहता है, तो उनको एक फिक्स पोटेंशियल चाहिए होगा, डेफिनेट पोटेंशियल चाहिए होगा। wants to jump from N to P require a definite potential known as potential barrier। उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर। की डिप्लीशन लेयर का जितना पोटेंशियल है एटलीस्ट उतना तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, उस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन भी लिखी है हमने, ए लेयर फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है। इसके बाद आप देखोगे कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई, उसका पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल बैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स मूव नहीं कर पा रहे, यानी पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं कर पा रहा, कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स मूव नहीं करेंगे तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उसको मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कंडक्ट करवाने के लिए, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कराने के लिए हमें उनको एक पोटेंशियल देना पड़ेगा, और वो पोटेंशियल देने के लिए हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कि भाई पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे ताकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना पोटेंशियल आए कि वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर पाए, कंडक्ट कर पाए। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायसिंग। यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, अगला टॉपिक क्या होगा, बायसिंग। सिंपल से डेफिनेशन की बात करते हैं, सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन क्या होगी, द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ ए बैटरी इज नोन एज बायसिंग। या फिर आपको थोड़ी सी टफ या ज्यादा डिटेल में लिखना है तो ये देखो कि पीएन जंक्शन डायोड इज ए टू टर्मिनल या टू इलेक्ट्रोड डिवाइस, टू टर्मिनल या फिर टू इलेक्ट्रोड डिवाइस। देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पी होता है और एक एन की साइड होता है, ठीक है, विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन व्हाइल ब्लॉक द इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन। कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन में तो पास होने देगा और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ब्लॉक कर देगा। ये क्या है, बायसिंग। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो P से N करंट फ्लो करने वाला है और N से P जब करंट आएगा तो उसको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बायसिंग कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, एक फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हम करते क्या है, फॉरवर्ड बायस सेटअप के अंदर कि जो पीएन जंक्शन डायोड का P साइड होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यानी मैंने यहां पे लिखा कि ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये P है और ये N है। हम क्या करने वाले हैं कि P को तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, यानी मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ये तो आपके पास P पॉजिटिव होने वाला है और ये आपके पास क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। क्लियर है। एनोड और कैथोड भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हो। देखो क्या है, फॉरवर्ड बायस और बायसिंग इज वेयर द एक्सटर्नल वोल्टेज इज डिलीवर्ड अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। एंड इन फॉरवर्ड बायस सेटअप द P साइड ऑफ डायोड, क्या लिखा हुआ है कि P साइड ऑफ डायोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड N साइड ऑफ डायोड इज अटैच्ड टू या फिक्स्ड टू नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। कि P साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और N साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। वर्किंग की बात करते हैं, मेन वर्किंग है। एक चीज ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज होती है, कि जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होते 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 हुए आखिरी जब आप पोटेंशियल बैरियर के इक्वल पोटेंशियल दे दोगे तो वो खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव, होल्स इजीली मूव कर पाएंगे, यानी कंडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वर्किंग की बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। डिप्लीशन रीजन क्या होगी, फॉरवर्ड में डिक्रीज होगी। यहीं से एमसीक्यू बनने वाले हैं, ठीक है। केस स्टडी आ गई तो यहीं से एमसीक्यू आने वाले हैं। देखो दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड गेट रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। किधर की तरफ रिपेल होने वाले हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन। देखो इसको समझते हैं डायग्राम से। देखो मैंने यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया इस तरीके से। हमें यहाँ पे ये भी शो करना है कि डिप्लीशन रीजन क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। मैंने यहां पे बना दिया कि ये मेरे पास इनिशियली P और N था, ये P है, ये N है, और ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक इनिशियल डिप्लीशन रीजन था। क्या है, इनिशियल
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या है, इनिशियल डिप्लीशन लेयर थी, ठीक है। ये आपके पास पी के अंदर मेजॉरिटी के अंदर होल्स होने वाले हैं, माइनॉरिटी के एक आध क्या होने वाले हैं, चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। ये आपके पास दोनों में मेजॉरिटी के अंदर, पी में मेजॉरिटी में होल्स होंगे और एन में मेजॉरिटी के अंदर क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। यही होने वाला है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर माइनॉरिटी के एक आध क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें माइनॉरिटी के क्या होने वाले हैं, होल्स होने वाले हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। यहाँ पे नेगेटिव है पी की साइड पे और यहाँ पे एन पे क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, बैटरी से। इस तरीके से मैंने बैटरी से क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कैसे किया, यहाँ पे हमने पी की साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखा और एन की साइड नेगेटिव रखा। और आप की भी लगा सकते हो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट की लगा देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एन, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत। अब देखो होने वाला क्या है, मामला क्या होने वाला है कि जैसे ही आप यहां से पोटेंशियल बढ़ाओगे, इस डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है वीबी, पोटेंशियल बैरियर। अब जैसे ही पोटेंशियल यहां से इंक्रीज करोगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है। कोई दिक्कत। ये देखो, ये पॉजिटिव इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सारे के सारे होल्स किधर की तरफ जाने वाले हैं, जंक्शन की तरफ। यहां से ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने वाले, जंक्शन की तरफ। यानी दोनों तरफ से जंक्शन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और दोनों तरफ से जैसे जंक्शन पे फोर्स लगेगा तो डिप्लीशन रीजन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिप्लीशन रीजन कम होती जाएगी। डिप्लीशन रीजन ये आपके पास क्या आने वाली है, ये आने वाली है फाइनल डिप्लीशन लेयर। और पोटेंशियल दोगे तो एक टाइम बाद क्या होगी, जब वीबी के बराबर वी दे दोगे आप तो खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल्स क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से मूव भी करेंगे, आगे बात करने वाले। तो मैं यहां पे डिप्लीशन लेयर बना देता हूं। ये आपके पास नेगेटिव, ये यहां पे पॉजिटिव। आपको समझ में आया नहीं आया कि डिप्लीशन रीजन क्यों डिक्रीज करती है, कि आप बैटरी से कनेक्ट करोगे पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ेगा जो कि होल्स को रिपेल करेगा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो दोनों तरफ से किधर की तरफ रिपेल हो रहे हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जंक्शन की तरफ रिपेल हो रहे हैं। जंक्शन की तरफ दोनों जंक्शन पे फोर्स लगाएंगे, डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब आप मान लो इसका पोटेंशियल बैरियर 10 वोल्ट है और आप यहाँ से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट दे रहे हो, तब तो डिक्रीज होगी, पर 10 ही दे दोगे तो खत्म हो जाएगी। और 10 से ज्यादा दोगे तो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पास एनर्जी होगी, वो उससे मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या आने वाला है, करंट की वैल्यू भी रैपिडली इंक्रीज करने वाली है। बताओ क्लियर है। ये आपके पास फॉरवर्ड बायस। इसके अंदर केसेस की बात करते हैं। देखो 2 केस बनने वाले हैं। सबसे पहला तो केस होने वाला है कि जो आप पोटेंशियल दे रहे हो वो बैरियर से क्या दे रहे हो, कम दे रहे हो, कि जो भी आप पोटेंशियल दे रहे हो वो बैरियर से क्या दे रहे हो, कम दे रहे हो। बैरियर से कम दे रहे हो तो डिप्लीशन रीजन खत्म नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव नहीं कर पाएंगे, यानी पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलने वाला है किसकी वजह से, इन माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल्स बैठे हुए, इनकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। सेकंड केस बनने वाला है कि जो आप वी दे रहे हो वो ग्रेटर देन या इक्वल वी भी दे रहे हो। इक्वल दे रहे हो तब भी डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगी, और ज्यादा दे रहे हो तब भी ज्यादा एनर्जी से भागेंगे। यानी इसके अंदर जब आप इक्वल या उससे ज्यादा दे रहे हो पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर से ज्यादा दे रहे हो या उसके बराबर दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या कर पाएंगे, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर पाएंगे, यानी पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करेगा और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलने वाला है। क्लियर है। और वो हमें पहले से पता है कि बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल या बराबर पोटेंशियल तो हमें देना पड़ेगा। क्लियर है। तो पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो आप बोल सकते हो कि फॉरवर्ड बायस के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कि भाई कंडक्ट कर रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो वर्किंग केस 1, V जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर से कम दे रहे हैं, तो इन दिस केस द होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर।
therefore no current will flow, hence p-n junction diode will not conduct, or we can say a very small amount of current due to minority charge carriers. स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आएगा माइनॉरिटी की वजह से। इसका भी वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, वोल्टेज करंट ग्राफ बनाएंगे, उसमें आपको और समझ में आएगा। सेकंड देखो, इफ जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो वीबी से क्या दे रहे हैं, ज्यादा या बराबर दे रहे हैं, तो इन दिस केस होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर, क्रॉस कर पाएंगे, हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, थस पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट। और नोट करके क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डायोड का क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, यहीं पे पीछे बना रहा हूं इसी जगह पे। देखो फॉरवर्ड है तो हम बात करते हैं इधर की तरफ, ये मान लेते हैं V प्लस का V वोल्ट में होने वाला है, और यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे करंट मान लेते हैं I, और ये I किसके अंदर होने वाला है, मिली एम्पियर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज 0 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है माइनॉरिटी की वजह से। जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे वोल्टेज किसके, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होने वाला है, आपका करंट रैपिडली इंक्रीज करने वाला है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा है। ये आपके पास V बराबर VB होने वाला है, इससे पहले V लेस देन VB होगा, और ये V क्या होने वाला है, ग्रेटर देन VB होने वाला है। ये आपके पास कौन सा होगा, ये होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली है। अगर सिर्फ आपको फॉरवर्ड की पूछी जाए तो ये बनानी है आपको, V लेस देन VB, V इक्वल VB, और उसके बाद क्या होने वाला है, V ग्रेटर देन VB। कोई दिक्कत, फॉरवर्ड बायसिंग। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, रिवर्स बायसिंग की। तो वो रिवर्स बायसिंग के अंदर उल्टा करना होता है कि फॉरवर्ड में P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया था बैटरी के, रिवर्स के अंदर P को नेगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, यानी करंट उल्टा फ्लो करेगा। कैसे, N से P जा रहा होगा, फॉरवर्ड में P से N जा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन रिवर्स बायस सेटअप द P साइड ऑफ डायोड इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड N साइड ऑफ डायोड इज फिक्स्ड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। यहाँ पे अगर हम पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाते हैं ये इस तरीके से, ये आपके पास है, ये P है और ये N है, तो सिंपल सी कहानी है कि क्या होने वाला है, P को तो हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव और N पे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कोई दिक्कत। हम वर्किंग की बात करते हैं, तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस सेटअप के अंदर क्या होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज करने वाली है। क्यों, क्योंकि इस बार क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बैटरी की तरफ जब मूव करने वाले हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, दिस इज बिकॉज होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड मूव टुवर्ड्स द बैटरी। किधर की तरफ मूव करने वाले हैं, बैटरी की तरफ मूव करने वाले हैं। हेंस नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस and therefore no current will flow, a very small amount of current due to minority charge carriers in reverse direction। ये कह रहा है कि आपकी इस बार क्या होगा कि जो P के होल्स है और N के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ मूव करेंगे, बैटरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो उनकी क्रॉसिंग डिप्लीशन रीजन को तो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आने वाला है माइनॉरिटी की वजह से रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। इसके देखो डायग्राम से इसको समझते हैं, क्या होने वाला है हमारे पास कि ये हमने बनाया, इस बार डिप्लीशन रीजन क्या कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे। तो मैंने यहां पे बोल दिया कि ये आपके पास मान लो इनिशियल डिप्लीशन रीजन है, ये P साइड है और ये N साइड है, और डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी तो ये आपके पास क्या होने वाली है, फाइनल डिप्लीशन रीजन होने वाली है। और यहां पे P पे नेगेटिव बना देते हैं और N पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। यही होने वाला है। P के अंदर अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी के अंदर तो P में तो होल्स ही रहेंगे, और N में मेजॉरिटी में कौन रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रहने वाले हैं। कोई दिक्कत। यहां पे देखोगे तो P में माइनॉरिटी के एक आध क्या होने वाले हैं, माइनॉरिटी के आप बोल सकते हो
एक दो इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर होल्स होने वाले हैं। क्लियर है? ये आपके पास होने वाली इनिशियल डिप्लीशन रीजन, कौन सी? इनिशियल डिप्लीशन लेयर। और ये आपके पास होने वाली है कौन सी? फाइनल डिप्लीशन लेयर आप बोल सकते हो। और इसको कनेक्ट करते हैं हम बैटरी से इस तरीके से कि ये आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव, और यहां पे आप चाहो तो की लगा दो। ये लो, ये नेगेटिव होने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है। यानी हमने क्या किया, पी को तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव पोटेंशियल आने वाला है। और ये आपके पास पोटेंशियल कितना? V। कोई दिक्कत? सबसे पहले जैसे ही यहाँ से आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो क्या होने वाला है कि ये सारे के सारे जो होल्स है, पॉजिटिव इन होल्स को क्या करेगा? तो देखो, जैसे ही आप यहां से पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो होने वाला क्या है कि ये नेगेटिव जो होगा इन सारे होल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे होल्स किधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी बैटरी की तरफ आने लग जाएंगे। ऐसा कैसे? यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी इनके बीच में यहां से तो कोई क्रॉसिंग होगी नहीं, यानी पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आएगा इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और फिर होने वाला क्या है कि अगर आपने इस वोल्टेज को आपने एक बियॉन्ड लिमिट आपने इंक्रीज कर दिया, आप इंक्रीज करते गए तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? पी और एन तो पूरे खाली हो जाएंगे। ठीक है, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होते होते डिप्लीशन रीजन खुद ब्रेक हो जाएगी। एक पोटेंशियल पे डिप्लीशन रीजन क्या होगी? ब्रेक होगी। और जिस पोटेंशियल पे डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगी उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जैसे ही डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगी तो इसके अंदर बैठे हुए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, और वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो हमें उसी इंस्टेंट पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। इतना ज्यादा करंट मिलेगा कि पीएन जंक्शन डायोड खुद डैमेज हो जाएगा। कि आप कितने वोल्टेज बढ़ाया तो एक पॉइंट आएगा, एक वोल्टेज आएगा जिसके ऊपर डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाएगी, और डिप्लीशन रीजन ब्रेक होते ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स फ्री हो जाएंगे और पीएन जंक्शन डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स डायरेक्शन में या रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता, ओनली फॉरवर्ड के अंदर काम करता है, कंडक्ट करता है। क्लियर है? तो देखो इसकी वर्किंग की बात करते हैं। As the battery voltage increases beyond a unit, breakdown will occur, which is called reverse breakdown. Due to this, large number of holes and electrons will free from the depletion layer. उसकी वजह से क्या होंगे? large number of electrons holes free हो जाएंगे depletion layer से, and hence large amount of current will flow. After this, PN junction diode will get damaged. लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने वाला पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाएगा। तो सो पीएन जंक्शन डायोड विल वर्क ओनली इन फॉरवर्ड बायस, डू नॉट कंडक्ट इन या नॉट इन रिवर्स बायस। ये आपके पास रिवर्स बायसिंग। तो देखो इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाली है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने वोल्टेज भी रिवर्स दी है, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव दिया, और करंट भी रिवर्स डायरेक्शन में आने वाला है, यानी वोल्टेज भी नेगेटिव में, करंट भी नेगेटिव में। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनाया। ये माइनस का आई होने वाला है और करंट होगा वो होगा माइक्रो एम्पियर के अंदर, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में था, और यहाँ पे वोल्टेज होने वाला है माइनस का वी जो कि वोल्ट के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखोगे हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आने वाला है माइनॉरिटी की वजह से, और एकदम से एक पोटेंशियल आएगा जिसके ऊपर उसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और जिस वोल्टेज पे यहाँ पे एकदम से करंट मैक्सिमम हुआ है मतलब डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो गई है, तो इस वोल्टेज को बोला जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोला जाएगा? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आपके पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पास रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है, रिवर्स में इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये आपके पास फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता। इसके बाद हमें बात करनी है, वो करनी है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक साथ बनानी है। देखो यहां पे बनाते हैं हम इस तरीके से।
वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये आपके पास होने वाला है प्लस का V किसके अंदर, वोल्ट के अंदर, और ये होने वाला है प्लस का I किसके अंदर, मिली एम्पियर। प्लस प्लस का मतलब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, माइनस V ये होने वाला है रिवर्स के अंदर होगा वोल्ट ही रिवर्स, और यहाँ पे माइनस I, और ये होने वाला है माइक्रो एम्पियर के अंदर। ऊपर करंट किसमें, मिली में, यहाँ माइक्रो के अंदर। यहाँ से अगर आप देखोगे क्या मामला बनने वाला है कि सबसे पहले तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो V जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है माइनॉरिटी की वजह से, V लेस देन क्या है, VB। एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर V किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद आपका वोल्टेज करंट के साथ इंक्रीज होने वाला है V ग्रेटर देन VB। ये आपके पास बनने वाली है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक चीज ध्यान रखना, इस VB को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर एक और नाम बोला गया था क्या, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और याद रखना ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज VB की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए होती है 0.3 वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए। यह आपके पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स में अगर आप देखोगे तो रिवर्स के अंदर मामला थोड़ा सा उल्टा बनने वाला है। यहां से अगर आप देखोगे स्मॉल, यहां से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आएगा माइनॉरिटी की वजह से। यहां तो करंट के साथ इंक्रीज कर रहा है कि इस वोल्टेज के बाद, थ्रेशोल्ड के बाद, नी के बाद करंट वोल्टेज के साथ रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, उसी इंस्टेंट में उसी वोल्टेज पे एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेकडाउन आया है, यानी इसको बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। बताओ समझ में आया। और ये आपके पास क्या होने वाली है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखेंगे, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये आपके पास 2 नंबर का डायग्राम आता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ करो, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो आपको इसके सारे नाम लिखने। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है रेक्टिफायर, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। कंफर्म क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का, फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करो। उसके हमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म सब कुछ बताना होता है, या फिर कई बार केस स्टडी के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू पल्सेटिंग DC। ऑल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट मतलब पल्स की फॉर्म में, इस तरीके से कि भाई AC तो ऐसे होता है, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये DC जो पल्सेटिंग DC होगा, पल्सेटिंग DC एक ही डायरेक्शन के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास वेरी तो करेगा वो, बट एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। तो पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करते हैं, प्योर DC नहीं होता, पल्स की फॉर्म में वेरिएबल DC होता है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। कि P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, यानी तो करंट P से N फ्लो करेगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर करंट N से P जा रहा है, रिवर्स बायस है, तो काम नहीं करेगा। 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें आउटपुट मिलता है AC की सिर्फ हाफ साइकिल का। ठीक है, या पॉजिटिव हाफ का आउटपुट मिलेगा तो नेगेटिव को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बट फुल के अंदर क्या होने वाला है, हाफ पॉजिटिव हाफ का भी आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ का भी आउटपुट मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट ओनली अलाउ 1 हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेव फॉर्म टू पास, ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। कि AC वोल्टेज की हाफ साइकिल को तो क्या करेगा, पास होने देगा, ठीक है, आउटपुट देगा, और बची हुई हाफ को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसका डायग्राम के अंदर होगा क्या, यहाँ पे होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, स्टेप डाउन। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल होने वाली है, और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के टर्न्स क्या होने वाले, कम होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेप डाउन बना रहा हूँ, ये आपके पास स्टेप डाउन रहने वाला है। और ये हमने क्या बात करी, सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी के कंपैरिजन में क्या रखे, कम रखे। और ये इनर कोर्स, इसको नाम दिया P1 P2 प्राइमरी, और ये नाम दिया S1 S2 सेकेंडरी। प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर बन गया, स्टेप
डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हम एसी इनपुट की बात कर रहे हैं वो एसी इनपुट कनेक्ट किया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा प्राइमरी के अक्रॉस। ट्रांसफॉर्मर आपने चैप्टर 7 में पढ़ा, उसमें भी सेम ही बात है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसी इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी के अक्रॉस देखोगे तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ होगा, एक पीएन जंक्शन डायोड होगा, ये पी साइड होगी और ये एन साइड होगी। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ होगा एक लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हम क्या लेने वाले हैं, हमारा डीसी आउटपुट लेने वाले हैं। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ये आर एल लोड रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यही लिखा हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आर यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज, ओनली रिक्वायर ए सिंगल डायोड टू कंस्ट्रक्ट द रेक्टिफायर व्हिच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर यहां से देखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर है क्या, इट कंसिस्ट ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें P1 P2 एंड S1 S2 क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है रेस्पेक्टिवली। एसी इनपुट जो है वो किसके अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। एंड ए पीएन जंक्शन डायोड विथ लोड रेजिस्टेंस RL आर कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी। यही हमने यहाँ पे देखोगे तो डायग्राम के अंदर ये किया है कि आपके पास P1 P2 प्राइमरी होगी, इसके अक्रॉस एसी इनपुट कनेक्ट किया है और सेकेंडरी के अक्रॉस एक डायोड लगा हुआ है, किसके साथ, एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलने वाला है। वर्किंग की बात करते हैं, जैसे ही यहां से हम क्या करेंगे, एसी इनपुट देने वाले हैं। एसी इनपुट का मतलब ये आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एसी इनपुट सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि मान लो P1 आपका है वो नेगेटिव है और P2 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे जा रहा है और करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे भी आने वाला है, ट्रांसफॉर्मर का केस लगने वाला है, ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट लगेगा और यहाँ पे लेंज लॉ लगेगा, चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो यहाँ लेंज लॉ क्या करता है, अपोज कर देता है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। तो सिंपल सा आप याद रखो कि हमने सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर कंसीडर किया कि P1 हमारा नेगेटिव है और P2 हमारा पॉजिटिव है। तो लेंज लॉ की वजह से S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी डायोड का P पॉजिटिव और N नेगेटिव, यानी डायोड किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में, तो हमें पॉजिटिव हाफ का आउटपुट फॉरवर्ड बायस में आ गया, मतलब ऐसे करंट फ्लो करने वाला है P से N, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होगी तो नेगेटिव में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी आप डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो अपनी आप डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहां से अगर आप देखो क्या होने वाला है, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लेंज लॉ की वजह से ये S1 नेगेटिव और S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी P नेगेटिव और N क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी डायोड क्या आ गया, N से P करंट फ्लो कर रहा है, मतलब रिवर्स बायस के अंदर आ गया और रिवर्स बायस के अंदर आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ में आया कि पहले पॉजिटिव हाफ के लिए P पॉजिटिव था, N नेगेटिव था। देखो ना, S1 पॉजिटिव था, S2 नेगेटिव था, तो P पॉजिटिव N नेगेटिव, यानी डायोड फॉरवर्ड में, और नेगेटिव हाफ में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में आएगा, तो हमें आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ का मिलेगा, नेगेटिव का नहीं मिलेगा। यही वर्किंग के अंदर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव एंड P2 टू बी पॉजिटिव, एंड ड्यू टू लेंज लॉ S1 बिकम positive and S2 become negative, hence diode will be in forward bias and will give output. During negative half cycle P1 will become positive and P2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लेंज लॉ से S1 तो क्या होने वाला है, S1 तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और S2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो therefore the diode will be reverse bias, hence will not give output. Thus we get output only for positive half cycle, therefore it is called positive half wave rectifier। आया समझ में। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे आपके पास इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनने वाली है। एक में ही दोनों बना लेते हैं। यहां पे हम बात करते हैं पहले इनपुट की, जो कि हम एसी इनपुट दे रहे हैं टाइम के साथ, और यहां पे हम बात करेंगे किसकी, आउटपुट की। लाइनें सीधी है ना, ये लो, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये देखो, एसी इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यही होने वाला है। यहां से अगर आप देखोगे तो मैं सेम टाइम पे बनाता हूं, ये टाइम और ये हमारा क्या है, एसी
इनपुट, और यहां से हम बात कर लेते हैं, ऐसे हमें क्या लेना, आउटपुट लेना है, और ये टाइम के साथ। और यहां पे देखो एग्जैक्ट टाइम पे बात करते हैं, इस तरीके से लाइंस बना ली मैंने। सबसे पहले अगर आप देखोगे होने वाला क्या, पॉजिटिव का आउटपुट मिलने वाला है, नेगेटिव का क्या होगा, 0, फिर पॉजिटिव का आउटपुट मिलने वाला है और नेगेटिव का क्या होगा, 0। और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी आने वाली है, वो आने वाली है 40.2%। देखो 50% तो वैसे ही गायब हो गया, ब्लॉक हो गया, और 50 में से 40% इफिशिएंट होने वाला है ये हाफ वेव रेक्टिफायर। ये समझ में आया। सेकंड बात करते हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव का भी आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव का भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इसमें होता क्या है, 2 डायोड लगे हुए होते हैं। हम बात कर रहे हैं सेंटर टैप्ड की। इंजीनियरिंग लेवल पे जब जाओगे तो वहां पे तो आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ना होगा, उसमें 4 डायोड लगे हुए होते हैं। जैसे आपने व्हाइट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, वैसे के वैसे आपके पास 4 डायोड लगे हुए होंगे। बट हमें यहाँ पे सेंटर टैप्ड की बात करनी है जिसमें 2 डायोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर भी क्या होने वाला है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने वाला है। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, देखो ये आपके पास प्राइमरी होगी कोई, ठीक है, इसको नाम देंगे P1 और ये P2। स्टेप डाउन के अंदर यहां पे आपके पास सेकेंडरी होने वाला है, या थोड़ा सा इसको यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास सेकेंडरी। तो देखो स्टेप डाउन दिख रहा है, प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स क्या है, कम है, ये दिखना चाहिए वहां पे, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी के अक्रॉस तो हम क्या करने वाले हैं, एसी इनपुट कनेक्ट करने वाले हैं। एसी इनपुट हम प्राइमरी को देंगे। यहां पे आपके पास सेकेंडरी के अक्रॉस देखोगे तो 2 डायोड लगे हुए होंगे, 2 पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए होंगे। पहले का नाम होगा D1 और दूसरे का नाम होने वाला है D2, और ये इस तरीके से कनेक्टेड होने वाले हैं। कोई दिक्कत, आउटपुट कैसे आएगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पे देखोगे इसके यहाँ पे कोई के सेंटर से एक लाइन निकलेगी और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें क्या देगा, आउटपुट देगा RL, और यहाँ पे क्या होने वाला है, अर्थिंग भी की हुई होगी, और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। और इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर टैप्ड। क्या बोला जाता है, सेंटर टैप्ड। तो अगर आपको सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर भी लिखा हुआ मिल जाए तो यही होने वाला है, कुछ अलग चीज नहीं होगी। ये आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम होने वाला है। 2 डायोड है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेंटर से लाइन आ रही है, P1 P2, S1 S2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगा, और यही हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है कि इट कंसिस्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 P2 एंड S1 S2 एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। AC इनपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस सेकेंडरी। 2 डायोड्स D1 एंड D2 विद लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी। कोई दिक्कत। वर्किंग की बात करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। यहां से अगर आप देखोगे वर्किंग के अंदर सबसे पहले मैंने यहां पे किया क्या, कंसीडर कर लेते हैं। देखो मैंने यहां पे AC दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैं यहां पे लिख देता हूं किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने मान लिया यहाँ पे कि आपका जो P1 है वो नेगेटिव है और P2 आपका क्या है, पॉजिटिव है, जो कि हमने हाफ में लिया था। यानी मैंने क्या कंसीडर किया कि P1 आपका क्या है, P1 आपका नेगेटिव है और P2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो लेंज लॉ से क्या होने वाला है, S1 आपका हो जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव, और S2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो यहां पे बनाता हूं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो D1 का ये P है, ये N है, ये D2 का P है और ये N है। तो D1 का P पॉजिटिव पे और D2 का P नेगेटिव पे। इसका मतलब कि ये तो फॉरवर्ड में होगा P पॉजिटिव और इसका P नेगेटिव का मतलब D2 रिवर्स में होगा। तो यहां से हमें पता लगेगा कि D1 तो फॉरवर्ड हो जाएगा और D2 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी हमें आउटपुट कौन दे देगा, देखो D1 ऐसा करंट फ्लो करेगा, इधर से इस लोड रेजिस्टेंस में आएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है, आउटपुट हमें कौन देने वाला है, DC आउटपुट देने वाला है डायोड D1। कौन सा डायोड देने वाला है, D1। बताओ, पॉजिटिव हाफ समझ में आ, ठीक है। जैसे ही
पॉजिटिव हाफ खत्म होगा, अगले हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ में डायरेक्शन अपनी आप चेंज हो जाएगी, अपनी आप चेंज हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से देखोगे ये आपका नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, यानी D1 का तो P नेगेटिव यानी D1 तो रिवर्स होगा और D2 का P पॉजिटिव पे यानी क्या होने वाला है, D2 फॉरवर्ड होगा, तो आउटपुट D2 दे देगा। तो यहां पे देखो नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हुआ क्या, डायरेक्शन अपनी आप चेंज हो गई, अपनी आप चेंज हुई तो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट फिक्स टाइम पीरियड बाद हाफ टाइम बाद क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो P1 तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और P2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लेंज लॉ से, कौन से लॉ से, लेंज लॉ से क्या होने वाला है, S1 आपका बन जाएगा नेगेटिव और S2 आपका बन जाएगा पॉजिटिव, यानी डायोड D1 आपका रिवर्स में चला जाएगा और D2 किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड में। तो हमें आउटपुट कौन दे देगा, यहां पे आउटपुट D1 दे रहा था, इसमें आउटपुट हमें कौन दे देगा, D2 दे देगा। तो आउटपुट हमें दे देगा कौन, D2, डायोड D2, और यही हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया, इसकी वर्किंग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव एंड P2 टू बी positive due to Lenz law. S1 will become positive and S2 will become negative. Thus the diode D1 will be in forward bias and D2 will be in reverse bias. Therefore we will get output through D1. अगर आप देखोगे for the negative half cycle P1 will become positive and P2 will become negative. P1 पॉजिटिव हो जाएगा, P2 नेगेटिव होगा, तो ड्यू टू लेंज लॉ S1 विल बिकम नेगेटिव एंड S2 विल बिकम पॉजिटिव। Thus डायोड D2 तो फॉरवर्ड में हो जाएगा, विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 विल बी इन रिवर्स बायस, सो वी विल गेट आउटपुट फ्रॉम D2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो thus it gives output for both half cycles, therefore it is called full wave rectifier। आया समझ में। तो नेक्स्ट इसके इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की बात करते हैं। देखो इसके अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट की हमें वेवफॉर्म बनानी है, तो ये मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से, ये लाइन देखो सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे वाइट इससे ये, यहाँ पे हम बात करेंगे इनपुट की और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, आउटपुट की। और सेम टाइम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं ये हमारे पास AC इनपुट होने वाला है टाइम के साथ, और यहाँ टाइम के साथ हमारे पास क्या आने वाला है, DC आउटपुट आने वाला है, DC आउटपुट आने वाला है। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे AC इनपुट तो क्या होने वाला है, इस तरीके से आपके पास वेव फॉर्म होने वाली है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और यहां पे हम बात करते हैं देखो किसकी, आउटपुट की। तो आउटपुट सेम टाइम पे बननी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देखो सेम टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी सीधी बनाना आप स्केल का यूज करके, डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या होने वाला है कि पॉजिटिव का आउटपुट हमें देने वाला है कौन, D1, नेगेटिव का आउटपुट कौन देने वाला है, D2, फिर पॉजिटिव का D1 और नेगेटिव का D2। ये D1 ये D2, ये एक्चुअल में टाइम पीरियड सेम रहता है, मैंने ऐसे रफली डायग्राम बनाया, D1 और ये D2। ये आपके पास क्या होने वाला है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। अगर नीचे से भी जा रही है तब भी आपके पास एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा, पल्सेटिंग DC मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले इफिशियंसी कितनी होगी, 40.2%, और फुल की जस्ट डबल होती है कितनी, 80.4, क्योंकि हाफ में सिर्फ पॉजिटिव का आउटपुट मिलता है, हाफ का नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का मिलेगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी 80.4%। ठीक है, आगे है दिस पल्सेटिंग DC कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर DC बाय यूज ऑफ फिल्टर सर्किट लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो पल्सेटिंग DC है वो इम्प्योर है, उसको प्योर DC में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, लाइक कैपेसिटर हो गया या फिर इंडक्टर हो गया। NCERT में आपको एक सर्किट डायग्राम भी इसका दे रखा है कि इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है कि ये मान लो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, इस फुल वेव रेक्टिफायर को हम क्या करेंगे, AC इनपुट देंगे, यहां से ये AC इनपुट, यहां से जो भी आउटपुट आएगा पल्सेटिंग DC आएगा। ठीक है, इसके यहां पे आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा और यहां पे एक और इसके पैरेलल में यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या ले लेंगे, प्योर DC लेने वाले हैं, प्योर DC आउटपुट हमें मिलने वाला है।
और ये RL होने वाला है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपके पास होने वाला है। देखो कैसे काम करेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ से पल्सेटिंग डीसी देगा। पल्सेटिंग डीसी का मतलब वेरिएबल डीसी, उसमें ऊपर की वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्योर डीसी होता है। प्योर डीसी को तो कैपेसिटर ब्लॉक करता है, वेरिएबल डीसी को कैपेसिटर पास होने देगा। तो प्योर इधर से पास होगा नहीं, प्योर तो कैपेसिटर में ना पास होगा नहीं, तो प्योर तो सीधा रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, और इम्प्योर जो होगा वो कैपेसिटर में चला जाएगा। तो हमें रजिस्टर के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, प्योर डीसी मिल जाएगा। अगर वेव फॉर्म बनाओगे तो देखो वेव फॉर्म सीधी बना रहा हूं इस तरीके से, आपके पास ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट दिया था और आपके पास आउटपुट इस तरीके से आ रहा था। यहां पे आपके पास आउटपुट कैसा आ रहा था, थोड़ा सा ये देखो, ऐसा आउटपुट आ रहा था आपके पास D1 D2 D1 D2। तो यहां से अगर आप देखोगे कि ये जो फिल्टर सर्किट होगा वो क्या करेगा कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर डीसी है, तो यहां से ऐसे स्टार्ट होगा। इस प्योर डीसी को तो आपके पास क्या होने वाला है, ये तो जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, ये जो प्योर डीसी है वो तो रजिस्टर के अक्रॉस, और जो ये वेरिएबल डीसी है, वेरी कर रहा है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस पास होगा। प्योर डीसी को तो कैपेसिटर क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, तो वो तो रजिस्टर के पास चला जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। और इम्प्योर डीसी जो भी होगा, वेरिएबल होगा, वो कैपेसिटर से पास होगा। ये आपके पास फिल्टर सर्किट क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, रिपल फैक्टर की इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव और फुल वेव की। कई बार क्वेश्चन आया उसका, जब केस स्टडी आती है उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलो आखिरी पेज पे लिख देते हैं। अच्छा, थैंक यू। इस पेज पे देखो, इस पे लिख देते हैं। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करा दो। देखना, ये जो बता रहा हूँ इस पेज पे कंफर्म आपको पेपर में मिलेगा, हो सकता है प्री बोर्ड में भी आपके आया हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रिपल फैक्टर का। रेक्टिफायर के अंदर रिपल फैक्टर होता क्या है, ये इंजीनियरिंग लेवल पे आता है, बट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका। आपके पास रिपल फैक्टर की इनपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन आएगी। मान लो मैंने कहा इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो हमें बात करनी है किसकी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी 50 हर्ट्ज। बट फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनपुट की डबल हो जाएगी, कितनी, 100 हर्ट्ज। कि जो इनपुट दे रहे हैं हाफ में वो एज इट इज रहेगा, बट फुल में डबल हो जाएगा। अगर आपने इनपुट 100 हर्ट्ज दी है तो हाफ का 100 ही रहेगा, बट फुल का डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और इसी के साथ आपका सेमीकंडक्टर का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। हमने सारा टॉपिक थ्योरी डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए डिटेल के अंदर। इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी बैंड डायग्राम याद करो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बारे में, पी टाइप एन टाइप, इनके बारे में, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, पी में होल्स मेजॉरिटी होते हैं, इनके डिफरेंस पढ़ो। फिर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, उनका बाइसिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है यहाँ तक? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। ओके, थैंक यू।